जो तुम्हारा दिमाग है वो, उसको तुम समझ नहीं रहे हो कैसे काम करता है, कैसे काम करता है ये नहीं समझ रहे हो। ठीक है। एक तरीका है, जब हम लोहे को गर्म करते हैं ना तो उस पे क्या मारते हैं, थोड़ा मारते हैं उसको चिपटा करने के लिए या शेप में बनाने लाने के लिए। उसी हिसाब से ये भी सब सारी चीजें पढ़ाई भी तुम्हारा दिमाग भी उसी हिसाब से काम करता है। एक बार जब क्वेश्चन पेपर यहाँ 2 घंटे 2.5 घंटे जो आप देते हो, वो वही समय आपके घर पे जाके 1 डेढ़ घंटा फिर से उसको दोगे तो ज्यादा सही रहेगा। कभी कभी होता है ना तो टीचर डिस्कस करता है, ना तो टीचर पढ़ाता है तब समझ में आता है, ना तो उसको टेस्ट पेपर में करती है तब समझ में आता है। घर पे जाके खोज रहे होते हैं और वहां से समझ में आ जाता है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। समझ में आ रहा है। जिस दिन तुमको कोई कॉन्सेप्ट, कोई कोई भी मैकेनिज्म समझ में आता है, उस दिन तुमको लगता है ये तो बहुत आसान था। आ जाओ। उस दिन लगता है इसमें क्या ही था, बहुत आसान था। हाँ, ऐसे थोड़े ना मिस करेंगे, खाने को कुछ मिलेगा। समझ में आया? देखो, ये दिमाग इसका केवल पढ़ाई को लेके जो बताए वो नहीं समझ में आओगे 1%। ठीक है, नहीं आया। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब जिस दिन तुम्हारा पेपर हो उसके अगले दिन, उसके बाद में घर जाके तुम्हारा प्राइमरी वर्क खाना पीना होने के बाद में, खाने के बाद में सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? पेपर को एनालाइज करना। क्या काम होना चाहिए? पेपर को एनालाइज करना। अगर पेपर को एनालाइज नहीं करोगे तो बहुत बेकार है, कुछ नहीं सीख पाओगे। फाइनली तुम्हारे सामने क्या आने वाला है? क्वेश्चन। मेन एग्जाम में तुम्हारे सामने क्या आता है? क्वेश्चन आता है। ठीक है। और उस क्वेश्चन को सही करने के लिए तुमको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। तुम अभी बहुत बेकार रिजल्ट है तुम लोगों का, जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ और उस हिसाब से जो तुम सीख रहे हो। ठीक है, बहुत बेकार रिजल्ट है। सोचो तुम 50% नंबर नहीं लेके आ रहे हो। पिछले टेस्ट में केवल 2-3 लोगों का ही 100 के ऊपर था। अरे 2 ही 3 लोगों का था ना पिछले टेस्ट में, बाकी सारे लोगों का 100 के नीचे था क्या? इसका मतलब बहुत कम मार्क्स आ रहा है। भले हमने तुमको 180 क्वेश्चन के पेपर दिए थे, लेकिन 180 क्वेश्चन में से तुमको 200 मार्क का करने का तो दिया था ना। तो 200 मार्क में मतलब इसका मतलब है कि तुम 100% लेके आओ, 100 मार्क्स लेके आओगे तो 50% किया तुमने। तुम्हारे पास ऑप्शन था, ऑप्शन। टोटल 100 क्वेश्चन थे इस तरीके से। टोटल पिछले टेस्ट में टोटल 50 क्वेश्चन थे, इस वाले में 100 थे। तो ये 100 का 460 मार्क का हो गया टोटल, अरे सॉरी, 400 मार्क का हो गया, जिसमें 360 मार्क्स का रहेगा। अब 360 मतलब नहीं, 400 में से 200 नंबर के ऊपर तो तुम्हारा आना ही आना चाहिए इस टेस्ट में। जो कल का टेस्ट दिया इसमें 200 के ऊपर मार्क करना चाहिए। इसने अगर 50 क्वेश्चन सही किया है, 50 अगर सही किया है तो भी इसका 200 नहीं आएगा। निगेटिव मार्किंग पे तो क्या होगा? अरे 50, 20 तो छोड़ दिए होंगे, 20 नंबर तो माइनस हो जाएगा, 160-70 नंबर रहेगा। इसका मतलब 50% रिजल्ट नहीं आएगा। तुम कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, क्या तुम कहाँ से आए ये नहीं मतलब है, कितने अभी तक पढ़े ये नहीं मतलब, लेकिन अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तुम यहाँ आए हो पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, बहुत छोटी सी कोचिंग। ठीक है। बहुत कम स्ट्रेंथ है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है अच्छा करने के लिए, लेकिन खिड़की में फंसे हुए रहते हो। खिड़की खोलो बंद करो, खिड़की खोलो बंद करो। तुम्हारा पूरा फोकस किस पे होना चाहिए? पढ़ाई पे। आज क्या सीखने वाले हैं इस पे? शायद मुझे नहीं लगता है कि जो आज टॉपिक हम पढ़ाएंगे उस टॉपिक का तुम घर से पढ़ के आए होगे। एक दो लोगों ने पढ़ाई करी होगी, बाकी सारे लोग वैसे चले आए होंगे। कितने लोग घर से पढ़ के आए हैं? एक। मैंने बोला था यहाँ एक और दो, बाकी सारे लोगों ने नहीं करी होगी। अगर तुम पढ़ाई नहीं करते हो तो कैसे क्वेश्चन कैसे बनेगा तुम्हारे दिमाग में? एड्स। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार नाम सुने होंगे, इससे पहले बहुत बार नाम सुना होगा इसका।
एड्स क्या होता है, ठीक है, कई सालों से सुनते आ रहे हैं, इसके प्रीवियस क्लास में भी पढ़े होंगे। सबसे पहले इसके फुल फॉर्म की बात करेंगे, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो इम्यूनो डेफिशिएंसी, क्या है? सिंड्रोम। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। पधारिए। लोग कितना लेट लगाते हो? क्लास है, कितने बजे जाना है पता नहीं। टाइम से आओ, ठीक है। क्या टाइमिंग है? किसी के पास घड़ी है क्या? कितना बज रहा है? 3:30 बज रहे हैं। चलो, नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात क्या है, अगर ध्यान दो, ये क्या लिखा हुआ है? एक्वायर्ड, ठीक है। एक्वायर्ड का मतलब होता है जब हम जन्म लेने के बाद में जो चीजें हम बार बार सीखते आ रहे हैं ना लाइफ में, और जो गेन करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड बोलते हैं। इसका मतलब इट इज नॉट अ कंजेनाइटल डिजीज। क्या? इट इज नॉट अ कंजेनाइटल डिजीज, ठीक है। ये कोई कंजेनाइटल डिजीज नहीं है, ठीक है, कि जो हमें जन्म से, कंजेनाइटल का मतलब क्या होता है? जो हमें जन्म से मिलती है उसको क्या बोलते हैं? जन्मजात बीमारी। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं जन्मजात। जो बाई बर्थ हमको मिलती है उसको क्या बोलते हैं? कंजेनाइटल डिजीज, ठीक है। लेकिन एक्वायर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो डिजीज है, ठीक है, जो बीमारी है, जो सिंड्रोम है, वो क्या है? कंजेनाइटल डिजीज नहीं है। पहली बात, डिजीज हम बोलते हैं, डिजीज का मतलब बीमारी। अरे हिंदी में बोलते बीमारी, इंग्लिश में बोलते डिजीज। डिजीज, यहाँ क्या लिखा हुआ है? सिंड्रोम। क्या लिखा हुआ है? सिंड्रोम। तो अगर हम बात करें सिंड्रोम क्या होता है, सिंड्रोम, सिंड्रोम का क्या मतलब होता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। अगर हम अगर हम एड्स के पेशेंट हैं, कोई भी एड्स का पेशेंट है, इसका मतलब उसके शरीर के अंदर बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स मतलब, जैसे हमको अगर कोल्ड हुआ है तो हमको क्या प्रॉब्लम होती है कि हमारे रेस्पिरेटरी पासेज में या नजल चैम्बर्स में या नजल पासेज में इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से हमको ब्रीथिंग, सांस लेने में या दिक्कत होता है, म्यूकस का सिक्रीशन होता है, ठीक है, और फीवर वगैरह आ जाते हैं। तो ये थोड़ा बहुत सिम्टम्स हो गया पर्टिकुलर। जैसे मलेरिया से हमको फीवर आता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, एक ही सिम्टम्स है, ठीक है, एक या दो सिम्टम्स है। लेकिन जब सिम्टम्स का भंडार हो, बहुत सारे सिम्टम्स हो, यानी एक दो नहीं, हर प्रकार के सिम्टम्स हमारे शरीर में दिखाई दे, उसी को क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। एक तरीके से ऐसा भी कह दो कि ग्रुप ऑफ डिजीज, एक बीमारी नहीं, कई सारी बीमारी जब एक साथ हो जाती है, क्या होता है? सिंड्रोम। अगर सोचो, सिंपल सी बात है, चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बात तो एक ही हो जाएगी ना। अगर सोचो कि बहुत सारी बीमारी अगर एक साथ हो जाए तुमको, तो सिम्टम्स बहुत सारे दिखाई देंगे। क्या सिम्टम्स ग्रुप में दिखाई देंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या सिम्टम्स ग्रुप में दिखाई देंगे? जाहिर सी बात दिखाई देंगे, ठीक है। एक चीज लिखा हुआ है डिफिशियंसी। डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है? हाँ, किसी चीज की कमी। हिंदी समझ में आती है? ऐसे लिखते हो क्या? कमी मतलब डिफिशियंसी होना, उस चीज की कमी होना। क्या हो गया? एक्वायर्ड इम्यूनो, किसकी कमी होती है? किसकी? इम्यूनिटी की। कमी किसकी? इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी की, इम्यूनिटी की कमी होगी। पूरा जो एड्स का जो फुल फॉर्म है, वो नाम मिलकर किससे बना है? एक्वायर्ड है, ठीक है। एक्वायर्ड है, इसका मतलब कंजेनाइटल नहीं है। दूसरा क्या है? इम्यूना, इम्यूनिटी है, यानी इम्यूनिटी की डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक है।
पूरा इसी नाम के इर्द गिर्द पूरा चैप्टर, मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, टॉपिक इसी नाम पे आधारित है। ठीक है, नाम से ही पता चलता है हमारी इम्यूनिटी की डिफिशियंसी होगी और सिंड्रोम होगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एड्स बोलते हैं। नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट की बात करें, ठीक है, तो किससे होता है एड्स काज्ड बाई, काज्ड बाई किससे, एच आई वी वायरस, एच आई वी वायरस। ठीक है, एच आई वी वायरस, इसका भी फुल फॉर्म होता है, चलो कौन बताएगा इसका फुल फॉर्म, एच आई वी का फुल फॉर्म क्या, ह्यूमन इम्यूनो डेफी डेफिशिएंसी क्या है, वायरस। तुम तो कहोगे कि ये और ये ऐसे करके एच आई वी वी, इसका फुल फॉर्म तो ये होना चाहिए। ठीक है, समझ में है? अरे ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, सही में तो इसका फुल फॉर्म ये होना चाहिए, होना ये चाहिए, लेकिन होता ये है। ठीक है, हमारे सामने बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि होता कुछ और है, होना चाहिए कुछ और, होता कुछ और है। ठीक है, तो यहाँ भी उसी तरीके से एच आई वी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसका मतलब ये है कि ह्यूमन के अंदर जो इम्यूनिटी की डिफिशियंसी करा दे वो वायरस, समझ में? ह्यूमन के अंदर जो इम्यूनिटी की डिफिशियंसी, यानी इम्यून सिस्टम को जो वायरस कमजोर कर दे, उसी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एच आई वी। ठीक है, एक टर्म तुम्हारे सामने आएगा, रेट्रोवायरस, क्या आएगा, रेट्रो, रेट्रोवायरस। ठीक है, रेट्रोवायरस का क्या मतलब है, तुम अगर पढ़ोगे इसको तो लिखा मिलेगा तुमको, रेट्रोवायरस क्या होता है। ठीक है, क्या होता है रेट्रोवायरस, ग्रुप ऑफ वायरसेस। ठीक है, एक वायरस नहीं, कई सारे वायरसेस होते हैं, तो रेट्रोवायरस को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ वायरसेस, ग्रुप ऑफ वायरसेस। ठीक है, ग्रुप ऑफ वायरसेस है, उसी को क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरस। ठीक है, एनिमल्स में रेट्रोवायरस, यानी ये इन्फेक्शन किस में करेंगे, रेट्रोवायरस एनिमल्स में करेंगे। इसमें क्या होता है, वायरस का ग्रुप होता है, पूरा का पूरा ग्रुप होगा, कई सारे वायरस होंगे। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरस। ठीक, थोड़ा सा हम एच आई वी के बारे में, अगर हम एच आई वी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ज्यादा तो नहीं बताएंगे तुमको एच आई वी के स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन थोड़ा थोड़ा आइडिया रहेगा तो तुम समझ में आएगा क्या क्या चीजें होता है। ठीक है, सबसे पहली बात, इसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इसके बाहर एक लेयरिंग होती है। ठीक है, एक लेयरिंग होगी। ठीक है, इसके बाहर एक और लेयरिंग होती है, ऐसे बना दे रहे हैं। ठीक है, ये जलेबी नहीं है, ठीक, राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स मिलेगा आपको। ठीक है, इस तरीके से आपको मिलेगा, जलेबी की तरह नहीं मिलेगा। ठीक, इसके बाद में इसके बाहर एक इन्वेलप होगा, ऐसे करके इन्वेलप होगा। ठीक है, इन्वेलप प्रेजेंट है।
जिसपे जिसपे ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक, ऐसे करके ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होंगे। ये पूरे स्ट्रक्चर पे ऐसे करके है, ठीक है, ये पूरे स्ट्रक्चर पे है, ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होगा, इनवेलप प्रेजेंट होगा, ठीक है, अंदर दो लेयरिंग होगी, ठीक। ये क्या है, आरएनए है, और वो भी कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड, सिंगल, क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड। आरएनए होगा सिंगल स्टैंडर्ड। एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, रिवर्स, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स प्रेजेंट होगा। वायरस के अंदर मेन चीजें याद रखेंगे, ठीक है, ये एक P17 होगा, एक P24 होगा, जो कवरिंग होती है, ठीक है। एक क्या होता है, P17, P24, ऐसे करके कवरिंग होगी, आपको मिलेगी। ये याद नहीं रखना है, ठीक है। पहले कभी जैसे पूछा जाता बाहर का बहुत ज्यादा वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन नीट में एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो बहुत याद रखने की नहीं जरूरत है। बस इतना याद रखना कि चारों तरफ क्या होता है, इन्वेलप होता है, और अंदर उसका जीनोम यानी जेनेटिक मटेरियल होगा, वो आरएनए कैसा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड। तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वायरस जो होता है एचआईवी वायरस कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड है या डबल स्टैंडर्ड है, कैसा, सिंगल स्टैंडर्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड है। और एंजाइम उसके अंदर प्रेजेंट होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये इसलिए हमने इसलिए रख रखा है क्योंकि इसकी जरूरत है, किसकी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की जरूरत है, ठीक है। और हमने इसके चारों तरफ इन्वेलप बनाया है, यानी कवरिंग बनाई है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी बाहर की कवरिंग, अभी आगे हम देखेंगे इस कैसे ट्रांसफर होगा, इसका जेनेटिक मटेरियल हमारे जेनेटिक मटेरियल के साथ में कैसे कॉपरेट कर रहा है, यानी इनकॉर्पोरेट कैसे कर रहा है, कैसे जुड़ रहा है, वो सब सारी चीजें देखेंगे, ठीक। तो सिंपल सी बात याद रखेंगे कि चारों तरफ इन्वेलप होगा, ठीक है, और उसके अंदर दो लेयरिंग होती है जिसको P17 P24 बोलेंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट होती है, और भी एंजाइम होते हैं इसके अंदर। और जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है, स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। चलो अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहली बात, एड्स 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 वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981। सबसे पहले एड्स कहाँ रिपोर्टेड हुआ, कौन से ईयर में, 1981 में सबसे पहले क्या हुआ, रिपोर्टेड हुआ, ठीक है। अब हम बात करेंगे एचआईवी इन्फेक्शन की, कैसे इसका इन्फेक्शन होगा, ठीक। इन इन्फेक्शन इन एनिमल सेल, ठीक है, एनिमल सेल में इनका इन्फेक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहली बात क्या है, एचआईवी का वायरस है, ठीक है, और ये क्या है, रेट्रोवायरस, क्या है, रेट्रोवायरस, यानी ग्रुप ऑफ वायरसेस है। ये रेट्रोवायरस, अब देखो इसके अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, और ये बाहर का क्या है, इन्वेलप है। जो हमने बाहर का बनाया है, इसकी बाहर की प्रोटीनियस कवरिंग है, कैसा, ग्लाइकोप्रोटीन की कैसी प्रोटीनियस कवरिंग है बाहर की तरफ वायरस के। ये आएगा कहाँ के पास में, सेल्स के पास में, ठीक है। इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या है जेनेटिक मटेरियल, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। ये एनिमल के सेल्स में, ये क्या है, एनिमल्स की सेल है, बोर्ड थोड़ा छोटा है। एनिमल सेल है, अच्छा एनिमल सेल है तो ये क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एनिमल की सेल है,
तो क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि इसमें सेल वॉल तो प्रेजेंट नहीं होगा। इन्फेक्शन करने के लिए ये जब रेट्रोवायरस एनिमल के सेल के अंदर एंट्री करेगा, ठीक है, तो एंट्री करते समय ऐसे ये बाहर जो कवरिंग है, ये बाहर कोटिंग जो है, ठीक है, जो प्रोटीनेशियस कोटिंग है, ये कोटिंग बाहर ही रह जाएगी, ठीक है, एनिमल सेल के बाहर रह जाएगी और इसका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो जाएगा अंदर की तरफ, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, अंदर की तरफ। अभी ये जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है, ठीक है, आरएनए है। और हमारा जो सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा। जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए, ये क्या है, न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। सिंपल फंडा क्या होता है कि अगर वायरस के बारे में हमने बताया, वायरस क्या है, आउटसाइड द बॉडी नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। जब हमारे शरीर में आता है तो कैसा, लिविंग की तरह बिहेव करने लगता है। क्या होता है कि वायरस के पास में कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं तो साइटोप्लाज्म नहीं, और साइटोप्लाज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म कहाँ चलता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। इसका मतलब किसी भी सेल के लिए अगर उसमें एंजाइम का फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उसमें साइटोप्लाज्म जरूर से जरूर होगा। मेटाबॉलिज्म चलने के लिए क्या होता है, ऑल सेलुलर एक्टिविटी कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर। इसका मतलब वायरस के पास में जेनेटिक मटेरियल तो है, लेकिन उसके पास साइटोप्लाज्म नहीं है, तो क्या वो रेप्लिकेशन करके, क्या वो ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन करके एंजाइम बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। तो वो अपना जेनेटिक इफेक्ट कब दिखाएगा, जब हमारे डीएनए के साथ में मिल जाए। मान लो ये दोनों दोस्त हैं, ठीक है, लेकिन इनका अभी कुछ व्यवहार अलग है, उनका व्यवहार अलग है, ठीक है। अगर ये आपस में दोनों मिल जाएंगे, आ जाओ, तुम्हारे साथ आयशा भी आती है क्या, ओ मिसबा आती है। गार्डवे सर क्या बोलते हैं कि मेरे बच्चे लेट, मैं कहता हूँ सर हमारे बच्चे आते रहते हैं बहुत लेट लेट से, बोलते हैं हमारे बच्चे आते तो मैं भगा देता हूँ, भगा देते हैं, मारते हैं, खड़ा करते हैं। तो अभी खड़ा कर दिया होगा क्या उसको, हाँ। अच्छा बोंदर सर को बोल के आए, टाइम से आओ, ठीक है, लेट मत करो, टाइम से आ जाओगे तो जल्दी क्लास क्लास स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या, अरे सारे लोगों को वायरस समझ में आ रहा है क्या, वायरस कैसा है, लिविंग है नॉन लिविंग है, सो हम बताएंगे लिविंग है। कब लिविंग होगा, जोर से बोलेंगे, जय माता दी। देखो ध्यान से समझो, कहने का ये मतलब है कि जब है, बस थोड़ा सा ये सुना था, ठीक है, तो हंसे ही जा रही है। देखो, जब जब वायरस का जेनेटिक मटेरियल जब किसी सेल में जाएगा ना, दूसरे सेल में जो लिविंग है, तो कैसा बिहेव करने लगेगा, लिविंग सेल की तरह। हमने बताया दोनों दोस्त हैं, ठीक है, ये दोनों दोस्त हैं, इसके लाइफ में जो भी चल रहा है उसके आने की वजह से क्या इसके लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेज आएंगे, हाँ चेंजेज आएंगे, ठीक है। ये कुरकुरे पानी पूरी नहीं खाती है, फास्ट फूड नहीं खाती है, जंक फूड नहीं खाती है, वो खाती है, उसकी वजह से ये भी खाना स्टार्ट कर देगी क्या, ठीक है। अरे कहेगी चल 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 खा के आते हैं, मजा आता है, कुछ दिन बाद इसको भी अच्छा लगने लगेगा। समझ में, इसका मतलब क्या होता है, दूसरा जेनेटिक मटेरियल उस जेनेटिक मटेरियल के ऊपर इफेक्ट करेगा, उसी तरीके से क्या होगा। अब लेकिन ये क्या है, आरएनए है, ये क्या है, डीएनए है, ठीक है। आरएनए और डीएनए दोनों अलग अलग जेनेटिक मटेरियल है। इसका मतलब क्या होगा कि इसे बदलना पड़ेगा क्या, अपने आप को बदलना पड़ेगा, किसको, वायरस के जेनेटिक मटेरियल को अपने आप को बदलना पड़ेगा। हमने तुमको एक चीज पढ़ाया था, अभी पढ़ाया नहीं है, आगे पढ़ाएंगे, क्या क्या पढ़ाएंगे कि आगे हम पढ़ाएंगे होता क्या है। हाँ देखो, डीएनए, डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं,
अरे क्या बोलेंगे बोलो? रेप्लिकेशन। समझ में आए? डीएनए से आरएनए बनने को क्या बोलते हैं? क्या? ट्रांसक्रिप्शन। समझ में आ रहा है? आरएनए से प्रोटीन अगर बना तो क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। अरे याद कर लो इसको, बार बार आएगा। फ्रांसिस क्रिक ने दिया है सेंट्रल डोग्मा, इसको कहते हैं। ठीक है, डीएनए से डीएनए बना रेप्लिकेशन। ठीक है, और डीएनए से आरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन। और अगर आरएनए से प्रोटीन बनेगा क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन अगर उल्टा हो जाए तो? सोचो, वायरस का जेनेटिक मटेरियल कैसा है? आरएनए। हमको चाहिए अगर डीएनए के साथ में हमारे यानी एनिमल सेल्स के जेनेटिक मटेरियल के साथ में मिलकर अगर काम करना है तो व्यवहार बदलना पड़ेगा, यानी जेनेटिक मटेरियल में बदलाव आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करता है आरएनए का जेनेटिक मटेरियल वापस अगर किस में बन रहा है? डीएनए में, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अगर आरएनए से डीएनए बनना है तो क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बस इतना याद रहेगा क्या? अरे समझ में आया क्या? क्या बोलते हैं डीएनए से डीएनए बनने को? रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनने को क्या? ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसलेशन बोलेंगे प्रोटीन के फॉर्मेशन को। अगर हमें आरएनए से डीएनए बनाना है तो क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जो एंजाइम अभी थोड़ी देर पहले हमने बताई थी, ठीक है, जो एंजाइम्स हमने स्टार्टिंग में हमने एंजाइम्स बताई थी, कौन सा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो जब इसका कैप्सिड तो बाहर रह गया, इसका बाहर का जो कैप्सिड है यानी ये सेल इन्वेलप है वो बाहर रह गया, एनिमल सेल के बाहर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कौन जाएगा? ये जेनेटिक मटेरियल जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और इसके साथ में एंजाइम्स जाएंगे। एंजाइम्स कौन सा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स है। क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स की वजह से क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में एंजाइम्स जो इन्वॉल्व होती है, कौन सी एंजाइम है? एंजाइम्स कौन सी है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कौन सी एंजाइम है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आओ वापस आएंगे। ठीक है, ये क्या होगा? डीएनए आरएनए से क्या बनेगा? डीएनए वायरस। प्रोसेस कैसा होगा? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स कौन सा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, क्या बनेगा? ये वायरस कैसा हो जाएगा? डीएनए। अब ये डीएनए वाला वायरस क्या करता है? इनकारपोरेटेड विथ एनिमल, विथ न्यूक्लियस, विथ एनिमल डीएनए। एनिमल डीएनए नहीं लिखेंगे, होस्ट डीएनए। क्या लिखेंगे? होस्ट डीएनए। क्या होगा? ये जो वायरस है, ठीक है, ये वायरस अब किस में बदल गया? डीएनए में। किसमें? डीएनए में। ठीक है, डीएनए में। जो आरएनए था वो डीएनए में बदल गया, और ये डीएनए अब कहाँ जाएगा? इस न्यूक्लियस के अंदर। और क्या करेगा? हमारे यानी होस्ट के जीनोम से, होस्ट के जेनेटिक मटेरियल से क्या करेगा? जुड़ जाए। समझ में आए? अगर होस्ट के जेनेटिक मटेरियल के साथ में जुड़ जाता है तो अब यहाँ पे जुड़ने के बाद में क्या करता है? रेप्लिकेशंस करता है। क्या करता है? रेप्लिकेशंस करता है।
क्या करेगा, अब ये न्यूक्लियस, ये जेनेटिक मटेरियल, जो एनिमल का सेल का जेनेटिक मटेरियल है और जो आरएनए का जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल इसके साथ जुड़ के क्या करता है, रेप्लिकेशंस करता है। अगर अगर रेप्लिकेशंस करेगा तो क्या बनाएगा, अगर रेप्लिकेशंस करेगा तो ये बताओ, ये डीएनए जो है किसका है, वायरस का, और रेप्लिकेशंस कर रहा है तो डीएनए ही बना रहा है किसका, वायरस का। इसका मतलब इस प्रोसेस में क्या होगा, इस प्रोसेस में हमें रेप्लिकेशंस करके क्या बनता है, ठीक है, वायरस। वायरस रेप्लिकेट करके और खूब ढेर सारे वायरस बनाएंगे, वो कैसे होंगे, डीएनए, और डीएनए से फिर आरएनए में अगर बदलना है तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन। फिर से क्या होता है, इसमें हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। अगर ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा तो क्या बन गया, क्या बन जाएगा, आरएनए। किसका आरएनए, बैक्टीरिया का, वायरस का, वायरस का आरएनए बन गया। ऐसे क्या करेगा, ये सेल, ये न्यूक्लियस बार बार हमेशा बनाता रहेगा, जब तक बनाता रहेगा जब तक ये सेल खत्म नहीं होगी। एक बार अगर ये सेल, एनिमल की सेल एक बार अगर वायरस से इन्फेक्टेड हो गई और इसके अंदर अगर एचआईवी के वायरस आ गए, ठीक है, तो ये जब तक काम करेंगे जब तक खत्म नहीं हो जाएंगे। इनका केवल एक ही काम होगा, ये और कोई काम नहीं करेंगे, एक ही काम होगा, वायरस प्रोड्यूस करना। एक ही काम क्या होगा, वायरस प्रोड्यूस करना। और ये जब तक वायरस प्रोड्यूस करेंगे जब तक खत्म नहीं हो जाते। मतलब इनका फाइनली क्या होगा, या तो ये सेल खत्म हो जाएगी या तो ये कभी भी फ्री नहीं होंगे वायरस से। ये वायरस आने के बाद में यहाँ हमेशा के लिए जुड़ा रहेगा और लगातार रेप्लिकेशन करके क्या बनाएगा, डीएनए यानी वायरस बनाएगा। और ये डीएनए वायरस क्या करते हैं, फिर ट्रांसक्रिप्शन करके किसमें, वायरस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये वायरस के पास में अभी जेनेटिक मटेरियल है और ये जेनेटिक मटेरियल से फिर से यहाँ सेल इन्वेलप बन जाएगा और सेल इन्वेलप बन के ये क्या करेंगे, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर चले जाएंगे। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर गए और फिर से क्या बना लिए, न्यू वायरस। ठीक है, फिर से क्या बनाए, न्यू वायरस, न्यू वायरस बना लिए। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये सारे के सारे नए वायरस क्या है, न्यू वायरस। ठीक है, अब ये नए वायरस जो है फर्दर इंफेक्शन करेंगे। ये न्यू वायरस क्या करेंगे, फर्दर इरेज हो गया क्या, ये नए वाले वायरस क्या करेंगे, फर्दर इंफेक्शन करेंगे। ये क्या करेंगे, फर्दर इन्फेक्शन करेंगे, किसमें, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। क्या बोलते हैं, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। ठीक है, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में टी एच सेल। ठीक है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, समझ में आए। ये वाली जो सेल्स हमने बताई, ये वाली अगर फर्स्ट बार इन्फेक्शन हो रही है, इस सेल को क्या बोलते हैं, मैक्रोफेज। क्या बोलते हैं, मैक्रोफेज। मैक्रोफेज की सेल्स है। मैक्रोफेज की सेल्स कहाँ प्रेजेंट होंगी, टिश्यू के अंदर। मैक्रोफेज की सेल्स किसमें प्रेजेंट होती है, टिश्यू में। किसमें, टिश्यू में। मैक्रोफेज हमने पढ़ाया था, एडिपोज टिश्यू और एरेलो टिश्यू। ठीक है, अरे हमने पढ़ाया था ना, नहीं याद है। एडिपोज टिश्यू और एरेलो टिश्यू, एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोरेज होता है, एरेलो टिश्यू में हमने एक छोटी सी सेल्स पढ़ाई थी, मास्ट सेल भी होती है। मास्ट सेल कॉर्नर में हिस्टामिन और सेरोटोनिन का सिक्रीशन करती है। एक मैक्रोफेज सेल्स होती है जिसका नेचर कैसा, फैगोसाइटिक नेचर का होता है। ठीक है, एक्चुअल में इस सेल का नेचर था कि पैथोजेंस को मार डालना, पैथोजेंस को मार के खा जाना। लेकिन जब वायरस आता है ना तो इसकी एकड़ी डाउन हो जाती है, समझ में, हालत खराब हो जाती है बेचारे की। वायरस सेल इसके ऊपर, जैसे होता नहीं किसी के ऊपर भूत का साया हो जाना, ठीक है, छोड़ता ही नहीं कभी भी, समझ में आए। इसके ऊपर एक बार अगर वायरस का साया हुआ तो ये कभी छोड़ेगा नहीं। ठीक है, जब तक मार नहीं देगा, समझ में। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एचआईवी फैक्ट्री। क्या बोलेंगे, एचआईवी फैक्ट्री। क्या बोलते हैं, एचआईवी फैक्ट्री। एचआईवी फैक्ट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्शन करता है नए वायरस का।
ठीक है। एक पुराने वायरस से इसका जेनेटिक मटेरियल जुड़ के और उसके बाद लगातार नए वायरस का प्रोडक्शन करेगा। तो अगर हम फैक्ट्री किसको बोलते हैं, कोई प्रोडक्ट का फार्मेशन हो रहा होगा, जैसे इस बोतल का फार्मेशन कहीं ना कहीं फैक्ट्री में हो रहा होगा, और ऐसे उन्होंने क्या हुआ, लाखों बोतल या हजारों बोतल बनाए होंगे एक ही जैसा। इसका मतलब ये फैक्ट्री में बनेगा। तो नए वायरस का फार्मेशन जहां भी होता है उसी को क्या बोलेंगे, फैक्ट्री बोलेंगे। और किस चीज का फार्मेशन होता है, जैसे बॉटल का फार्मेशन हो रहा है तो बॉटल फैक्ट्री बोलेंगे, मोबाइल का फार्मेशन हो रहा है मोबाइल फैक्ट्री बोलेंगे। यहाँ वायरस का फार्मेशन हो रहा है इसलिए क्या बोलते हैं, वायरस के लिए क्या होता है, HIV फैक्ट्री, HIV वायरस का फार्मेशन। समझ में आए क्या, दिमाग में इतना बैठा पाए। वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, ठीक है। और वायरस आता है कौन सी सेल्स में, सबसे सबसे पहले किसको इन्फेक्शन करेगा, मैक्रोफेज सेल्स को, जो टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। उसके अंदर जाने में उसके बाद में इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो ये अगर डीएनए यानी जीनोमिक यानी होस्ट के डीएनए से अगर जुड़ना है तो इसे किसमें बदलना होगा, डीएनए में बदलना होगा। डीएनए में बदलने के लिए क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करता है, और जिसकी वजह से ये आरएनए से डीएनए में बदल जाता है। अब आरएनए से डीएनए में बदलने के बाद में ये डीएनए वाला वायरस क्या करता है, इनकारपोरेट करता है किसके साथ में, होस्ट जीनोम के साथ में, होस्ट के जेनेटिक मटेरियल के साथ में। वहां जाके रिप्लिकेशन करेगा और क्या बनाएगा, वायरस बनाएगा, ठीक है। अगर रिप्लिकेशन करेगा तो नई नई रिप्लिका बनाएगा, और वहां से रिप्लिकेशन करेगा, उसके बाद में वो रेप्लिकेटेड किया हुआ चीज क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन करके फिर से आरएनए वायरस में कन्वर्ट हो जाता है। वो आरएनए पहले जेनेटिक मटेरियल होता है, बाद में उसके चारों तरफ कैप्सिड बन जाती है, और कैप्सिड यानी लेयरिंग होने के बाद में वो फिर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर आ जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगे, टिश्यू में आ जाएंगे बाहर, ठीक है। और फिर अगर ब्लड में आ गए या टिश्यू में आ गए तो क्या लिम्फोसाइट के कांटेक्ट में आएंगे, WBC के कांटेक्ट में आएंगे। अगर WBC कांटेक्ट में आते हैं तो ये टारगेट बना के रखते हैं, किसी और को, RBC को नहीं नुकसान पहुंचाते हैं, मोनोसाइट को नहीं टारगेट करते हैं, न्यूट्रोफिल्स को नहीं टारगेट करते हैं। स्पेशली है स्पेशल सेल कौन से, हेल्पर टी लिम्फोसाइट को टारगेट करते हैं, केवल और केवल हेल्पर टी लिम्फोसाइट को। अगर बी को टारगेट किया होता तो और ज्यादा भी नुकसान होता है। क्यों, बी लिम्फोसाइट्स क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है, लेकिन हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स यानी टी लिम्फोसाइट्स क्या करती है, हेल्प करती है एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में। अगर सोचो इसी टी लिम्फोसाइट्स को हम मार रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, तो क्या करेंगे। मैं एक बात और बताता हूं कि जैसे ही मैक्रोफेज के अंदर आके ये मल्टीप्लाई किए हैं, वैसे ही लिम्फोसाइट्स के अंदर जाके, और एक बार उसके अंदर जाते हैं दोबारा उस सेल को कभी छोड़ते नहीं है। मतलब लिम्फोसाइट्स के अंदर ये जाएंगे तो उस सेल को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, और या तो वो बार बार वायरस, नए वायरस का प्रोडक्शन करती रहती है। तो समझो, ऐसा समझो कि एक तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग का देखते हो ना, तुम टीम को जोड़ो, अगला वो टीम को जोड़ेगा, तो सोचो कैसे होता है, जाल बनता है कि नहीं बनता। देखो, इसका मतलब है कि ये नए वाले जो वायरस होते हैं ये फर्दर क्या करेंगे, इन्फेक्शन करेंगे इसमें हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स में, और हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स फिर प्रोड्यूस करेंगे नए वायरस को। अगर वो नए वायरस को फिर से प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब वो नए वायरस फिर से हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को टारगेट करते हैं क्या। ऐसे करके नए वायरस बनते रहते हैं। अब होता क्या है कि जब फर्स्ट सबसे पहली बार अगर किसी को इन्फेक्शन होता है, ध्यान से सुनना, पहली बार इन्फेक्शन होता है तो हो सकता है कि उसके अंदर वायरस आया तो थोड़ी बहुत मार धाड़ अंदर हुई हो, उसको फीवर आएगा, नॉर्मल फीवर आएगा, पता भी नहीं चलेगा, ऐसे लगेगा जैसे अभी तुम बीमार हो जाते हो, टाइफाइड वगैरह कुछ भी हो गया, बहुत हालत खराब हो जाती है, फिर किसी तरीके से रिकवर करते हो। तो क्या उस केस में आप जाके कहीं एड्स का टेस्ट करवाते हो क्या, नहीं करवाते, समझ में। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि जब पहला इन्फेक्शन होता है, यानी 10 से 15 दिन में हमको जब इन्फेक्शन का पता चलता है, तो हमें पता नहीं चलता है, हमको फीवर होगा, बुखार होगा, कुछ दिक्कत होगा उस इन्फेक्शन की वजह से, लेकिन हम जाके HIV टेस्ट थोड़े ना करवाते हैं। हर बार हमको फीवर होता है, HIV टेस्ट थोड़े ना करवाते हैं। तो इन्फेक्शन जब होता है, वो पर्सन HIV टेस्ट नहीं करवाता तो उसको पता भी नहीं चलता है कि HIV हो गया। इसके लिए फिर लॉन्ग ड्यूरेशन में कुछ महीने में भी एक्सप्रेस कर सकता है, और काफी सारे साल भी लग सकते हैं, जैसे 5 से 10 साल लगता है इसको, अगर 5 टू, ठीक है, 10 ईयर्स भी लग सकते हैं, 5 टू 10 ईयर्स भी लग सकते हैं इसको प्रॉपर एक्सप्रेस करने में, ठीक है। और कुछ महीने भी इसकी बीमारी क्या हो सकती है, बहुत ज्यादा हो सकती है, और वीक करने लगेगी, हमको टेस्ट करवाना ही पड़ेगा।
जब आप हर प्रकार के टेस्ट करवा लोगे और वीकनेस आएगी, अगर सिम्टम्स दिखाई देगा, ठीक है, तो पता चलेगा ना, तो हम क्या करेंगे, फिर टेस्ट करवाएंगे, डॉक्टर बोलेगा जाके एचआईवी टेस्ट करवाओ। तो अगर एचआईवी टेस्ट करवाएंगे, वो हिस्ट्री वगैरह लेगा, आपसे पूछेगा। जो ड्राइवर नहीं होते हैं जो ट्रक चलाते हैं, ठीक है, अगर वो हैवी बीमार हो जाए और बता दें कि हम जो है ट्रक चलाते हैं, ड्राइवर हैं, बहुत ज़्यादा देखने को केसेस मिले थे ट्रक ड्राइवर में एचआईवी के, ठीक है, तो उनको तो तुरंत डॉक्टर बोलेगा जाके एचआईवी टेस्ट करवाओ। जब हम हिस्ट्री लेते हैं, जब हमें पता चलेगा कि हाँ ये घर से ज़्यादा बाहर रहते हैं ऐसे वैसे, तो इस तरीके से चांसेस ज़्यादा है। जैसे कोई ड्रग्स लेता है तो उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा है। कोई ऑलरेडी ड्रग्स एडिक्ट है और ड्रग्स लेता है, घर वाले उसको लेके गए सीरियस कंडीशंस में, उस केस में भी उसको क्या बोलेंगे कि एचआईवी टेस्ट करवाओ। अगर किसी किसी भी इंसान के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, ब्लड ट्रांसफर होता है, मतलब क्या होता है, किसी को बीमारी है जिसमें क्या होता है, ब्लड देना पड़ता है उसको पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में, उसको क्या ब्लड देना होता है। अगर ब्लड देना होता है तो चांसेस ऐसा है कि कभी इन्फेक्टेड ब्लड उसको चढ़ा दिया गया हो, लापरवाही हो, टेक्नीशियन की लापरवाही की वजह से कभी कभी होता है। ब्लड बैंक में क्या होता है कि हम पहले एचआईवी तो 100% चेक करके ही वो ब्लड बैंक में ब्लड रखते हैं, समझ में? एचआईवी है या नहीं है ये टेस्ट करते हैं। इसलिए अगर आपको कभी भी किसी इंसान को अगर ब्लड टेस्ट कर एचआईवी नहीं टेस्ट करवाना है, ठीक है, तो सिंपली क्या करना है कि आप 18 साल के हो, 20 साल के हो, तो आराम से आप ब्लड डोनेट कर सकते हो, जाके ब्लड डोनेट कर दो, ठीक है। तब जब ब्लड डोनेट करने जाओगे तो आपका फोन नंबर और डिटेल लिया जाएगा, ठीक है। वो इसलिए लिया जाता है कि बाई चांस अगर आपको कोई बीमारी निकलती है, ठीक है, तो आपको फोन करके या मैसेज करके इन्फॉर्म कर देंगे। तो आपको 100% अगर आपका ब्लड इन्होंने लिया और चेक करने के बाद में उनको अगर एचआईवी पॉजिटिव मिलता है ब्लड, तो फोन करके इन्फॉर्म कर देंगे या मैसेज कर देंगे कि आप ब्लड फिर से चेक करवाओ, आपका ब्लड एचआईवी पॉजिटिव मिला है, ठीक है, समझ में? इसीलिए जो आगे चलकर नर्स वगैरह बनते हैं, लैब टेक्नीशियंस बनते हैं, ब्लड वगैरह में लैब वगैरह में ज़्यादा काम करते हैं, वो हमेशा ग्लव्स का यूज़ करना चाहिए, बहुत सावधानी करनी चाहिए, क्योंकि जिनका ब्लड खराब है या जिनकी तबीयत खराब है, कुछ भी चांसेस हो सकते हैं। हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है। अब किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस बी है और तुम गलती कर दिए, तुम इधर उधर रील देख रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, इधर उधर तुम फंसे हो, तुम्हारा दिमाग साथ में काम भी कर रहे हो, कहीं गलती से तुम्हारे अंदर अगर इंजेक्शन छूट के अगर हाथ से गिर गया या ब्लड कहीं गिर गया या तुम्हारे हाथ में कोई कट लगा हुआ है उसमें ब्लड गिर गया, इसका मतलब क्या, गया काम खत्म हो गया। एचआईवी क्यूरेबल नहीं है, एक बार एचआईवी भी क्यूरेबल नहीं है, ठीक है, और हेपेटाइटिस भी क्यूरेबल नहीं है। अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया तो गया, खत्म लाइफ, समझ में? इधर आओ। इसका मतलब क्या है कि अगर एक बार इन्फेक्शन होगी तो हमें फर्स्ट प्राइमरी इन्फेक्शन होने पे, यानी हमें जब पहली बार बीमार होते हैं तो हमें पता नहीं चलता है, ठीक है, पता चलेगा भी नहीं, जब हम सीवियर यानी बीमार होने लगेंगे तब हमको पता चलेगा। अब आते हैं कि अगर टीएच हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स अगर डिक्रीज हो रही थी, प्रोग्रेसिवली डिक्रीज होती है, अगर प्रोग्रेसिवली डिक्रीज होती है अगर, ठीक है, अगर इनका नंबर घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, तो ये बताओ घटता जा रहा है तो इम्यूनिटी वीक हो जाएगी क्या? अगर बार बार घट रहा है, लगातार घट रहा है, तो क्या हो जाएगा, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी क्या? इम्यूनिटी वीक हो जाएगी क्या? अगर इम्यूनिटी वीक हो गई, अगर इम्यूनिटी वीक हो गई तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इम्यूनिटी वीक होने के काज में सबसे ज्यादा अगर रिस्क होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा, और वो भी बैक्टीरिया के केस में, ठीक है, किसके केस में? अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के सबसे ज्यादा अगर खतरा अगर होता है तो कौन सा बैक्टीरिया है? माइको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। कौन सा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। कौन सा बैक्टीरिया है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। अगर इम्यूनिटी वीक हुई, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स प्रोग्रेसिवली डिक्रीज करते रहे, क्या हो जाएगी, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। अगर इम्यूनिटी वीक होगी
तो बैक्टीरिया से होने के चांसेस यानी इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया सारे लोगों के अंदर रहते भी हैं, ठीक है। हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर, सबके अंदर ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि हमें टीबी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब क्या होता है कि मान लो 2-4 बैक्टीरिया आते जाते रहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जब इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक होगी, ठीक है, तो क्या होगा, ये बैक्टीरिया एक दो बैक्टीरिया ही क्या होंगे, इफेक्टिव हो जाएंगे क्या, ठीक है। तो माइकोबैक्टीरियम और ट्यूबरक्लोसिस, इससे क्या होता है, टीबी की बीमारी होगी। क्या होगा, टीबी, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगी। इसके बाद में क्या वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है, क्या बैक्टीरिया का और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, क्या फंजाई की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, एंड एंड इवन पैरासाइट्स भी एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। पैरासाइट्स भी एक्टिव हो जाते हैं, लाइक एज कैसे, कौन से, टॉक्सो टॉक्सोप्लाज्मा एक पैरासाइट है, एक प्रोटोजोन से, क्या है, एक प्रोटोजोन से। इसका मतलब क्या होता है, अगर इम्यूनिटी वीक होगी, ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा जो है स्पेशली काम करने लगता है, ठीक है। ये अपना इफेक्ट दिखाएगा, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, और उसके बाद में इवन पैरासाइट्स, जैसे कि कौन से पैरासाइट्स काम करेंगे, टॉक्सोप्लाज्मा, कौन सा, टॉक्सोप्लाज्मा। टॉक्सोप्लाज्मा एक प्रकार का क्या है, प्रोटोजोन से, क्या है, प्रोटोजोन, प्रोटिस्टा का मेंबर है, ठीक है। हमने पढ़ा है कि फंजाई से होने वाले डिजीज जैसे रिंगवर्म होता है, ठीक है। जैसे तुमने सुना होगा कोरोना वायरस जब आया था, तुमने सुना होगा ब्लैक फंगस, क्या सुना होगा, ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस काम करते थे पूरा अंदर रिस्पायरेटरी जो एल्विलाई हो पूरा ब्लैक कलर का हो जाता था, लेकिन कब काम करता था, जैसे फंजाई में ब्लैक फंगस कब काम करेगा, जब इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक होती थी, ठीक है। जैसे कोरोना वायरस की वजह से इम्यूनिटी बहुत ज्यादा जब वीक होती थी तब ब्लैक फंगस होता था उनको, ठीक है। इसका मतलब अगर इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक होगी तो क्या एक बार अगर किसी रिंगवर्म से इन्फेक्शन हो गया क्या ठीक होगा, कभी नहीं ठीक होगा। हमेशा कितना भी आप एंटीबायोटिक यूज कर लो ठीक नहीं होगा। एक बार अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन टीबी हो गया तो मेडिसिन काम नहीं करेगी, सोना नहीं है, ऐसे करके अगर बैठेंगे तो नींद आ ही जाएगी। हम अपने शरीर को जितना आराम देंगे उतना तेजी से नींद आती है, ठीक है, समझ में आया? आराम नहीं देना। ध्यान से सुनो कि अगर एड्स, टाइम क्या हो रहा है, 4-5, 4-5-6 है, नहीं 4-5-6 हो रहा है, हाँ? पानी खूब ज्यादा पियो, समझ में आए? नहीं पीने नहीं जाना है, बोतल लेके आना है, यही पीना है, ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, ठीक। देखो, कनेक्ट करो, इन्फेक्शन हुआ एचआईवी का, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स घट गया, इम्यूनिटी घट गई। अगर इम्यूनिटी घट गई तो ये सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन्स एक्टिव हो जाएंगे। तो अगर बैक्टीरियल डिजीज भी है, अगर वायरल डिजीज भी है, फंगल डिजीज भी है, और पैरासाइट भी काम करने लगेंगे, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आएगा क्या, सिंड्रोम आएगा क्या, आएगा, 100% आएगा कि नहीं, समझ में आएगा, ये सारी चीजें होंगी। अब इसमें हम देखेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये इन्फेक्शन की बातें हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन की, ठीक। अच्छा एक चीज और बात करेंगे कि इन्फेक्शन कैसे होता है, ठीक है। इन्फेक्शन बाई एचआईवी, इन्फेक्शन बाई किसके द्वारा होगा एचआईवी इन्फेक्शन, ठीक है। पहला क्या होगा, सेक्सुअल कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, तो सेक्सुअल के कांटेक्ट के थ्रू होगा, सबसे पहली बात ये हो गई, ठीक। दूसरा क्या है, कैसे हो सकता है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, ट्रांसफ्यूजन ऑफ
transfusion of infected blood and blood product. Transfusion of infected blood and blood product